गलत तरीके से वन अधिकार पट्टे बांटे जा रहे हैं या फिर उन पर जो लोग जिनको मिला है वो उनको न मिलकर दूसरों को मिल रहा है। उसके जो नोडल एजेंसी है वो आदिम कल्याण विभाग के माध्यम से उसके वितरण किया जाता है। वनवासी हैं उनको किस तरीके से पिछली सरकार में वन अधिकार पत्र बांटा गया है, तो इसको लेकर कोई आपको ये लगता है कि जो कानून है, जो नियम है, वो पर्याप्त है? अभी वर्तमान में हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। क्यों आ रहे हैं वन्य प्राणी शहर में? कैसे हम सुरक्षित रहें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। वनों पे बात करेंगे, जलवायु पे बात करेंगे, जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके पास में। हम ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो एक बहुत वनाच्छादित है ये पूरा इलाका, और वन अधिकार पट्टा एक बड़ा मुद्दा है इस समय इस क्षेत्र का। गलत तरीके से वन अधिकार पट्टे बांटे जा रहे हैं या फिर उन पर जो लोग जिनको मिला है वो उनको न मिलकर दूसरों को मिल रहा है। एक अंतागढ़ क्षेत्र, कोयली बेड़ा क्षेत्र, ये सब क्षेत्रों में ये शिकायतें हैं लगातार। एज ए वन मंत्री आप क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारा छत्तीसगढ़ पूरा देश का सबसे बड़ा वनाच्छादित क्षेत्र है और वनों की रक्षा करना, उसका संरक्षण की दृष्टि से लगातार सरकार काम कर रही है। जहाँ तक वन अधिकार पत्र की बात है तो उसके जो नोडल एजेंसी है वो आदिम कल्याण विभाग के माध्यम से उसके वितरण किया जाता है। उसके लिए जो उसका जो स्ट्रक्चर बना है निचले स्तर तक, ग्राम पंचायत से लेकर के एसडीएम और कलेक्टर तक, तो उसका पूरी तरीके से परीक्षण किया जाता है। लेकिन पिछली सरकार में बहुत सारे ऐसे विषय सामने भी आए हैं जी, और उसका परीक्षण किया जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरीके से माइक पास कर लेंगे, इस तरीके से अवैध तरीके से लोगों को वन अधिकार पत्र न मिले, क्योंकि वन हमारी संपदा है, उसका संवर्धन करना हम सबका दायित्व बनता है और हम सभी उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और जहाँ तक वन अधिकार पत्र के मामले में भी हमारा देश में लगभग पहला या दूसरा स्थान वर्तमान में है। और ये क्योंकि उड़ीसा के साथ में हमारा इसमें वन अधिकार पत्र के संदर्भ में हमारा कंपटीशन होता है, तो निश्चित तौर पे हमारी कोशिश है कि जो पात्र नहीं है, जैसे आपने कहा ओटीएफडी, जो हमारे अन्य परंपरागत जो वनवासी हैं उनको किस तरीके से पिछली सरकार में वन अधिकार पत्र बांटा गया है, तो वो ऐसे जो अवैध तरीके से दिया गया है उस तरीके से रोक पूरी तरीके से लगनी चाहिए और उसकी हमने लगातार समीक्षा भी की है। जी, अब एक और इसी से जुड़ा सवाल है कि जो शहरी इलाके हैं जो बहुत तेज़ी से शहरी हो रहे हैं, जैसे मान लो कोई शहर है वो बाहर बढ़ता है तो वो जंगलों तक के पहुंचता है, तो वहाँ पर वनों की अवैध कटाई होती है, मतलब उस एरिया को साफ करके फिर कब्जा होता है, फिर कॉलोनीज बसती है। कोई सख्त नियम की आवश्यकता लगती है। मैं आपको सरगुजा के कुछ एरिया बता सकता हूँ कि जो शहर बढ़े हैं तो वो जंगलों तक के पहुँचे हैं। तो इसको लेकर कोई आपको ये लगता है कि जो कानून है, जो नियम है, वो पर्याप्त है या फिर इस पर और भी कोई व्यवस्था लानी चाहिए या गश्त या कार्रवाई तेज होनी चाहिए? देखिए, नियम तो पर्याप्त है, बस उसमें कार्रवाई करने की दरकार है और वो कार्रवाई वर्तमान में हम कर रहे हैं। पिछली सरकार में इसमें गंभीरता नहीं रही। पिछली बार कभी कोशिश नहीं हुई कि वनों को हम संरक्षित करें, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि वन किस तरीके से हम उनका संवर्धन करें और किस तरीके से अवैध तरीके से जो कब्जा हो रहा है उस कब्जे पर हम नियंत्रण कर सकें। इसी जंगल से ही जुड़ी एक और बात कि अभी जहाँ पर हम बैठे हैं, अगर हम कुछ एक आध दो घंटे और बैठ जाएं तो आसपास भालू भी आ जाएंगे सुनने के लिए आपको। ये एक बड़ी समस्या कांकेर में है। हाथी जो है वो एक बड़ी समस्या सरगुजा और दूसरे इलाकों में है, कोरबा से जुड़े हुए इलाकों में है। क्यों आ रहे हैं वन्य प्राणी शहर में? देखिए, जहाँ तक यदि हम बात करें तो हमारा पूरा छत्तीसगढ़ है, चाहे हाथियों के लिए हो, चाहे हमारे भालू के लिए हो या अन्य प्रकार के वन्य जीवों के लिए एक बहुत ही अच्छा रहवास एरिया है। और यदि वो जीव जंतु यदि यहाँ पर हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस उससे कैसे हम सुरक्षित रहें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। कहीं ना कहीं से आज से यदि हम
50-60-100 साल पहले चले जाए पहले, तो मुझे लगता है कि जहां हम बैठे हैं वो भी जंगल रहा होगा। तो निश्चित तौर पे उस क्षेत्र में भी एक हमने कब्जा कर लिया है। बस मेरा यही सवाल कहीं ना था, कहीं से यही सवाल हमको था इसको मेरा। कहते हैं वो करने की आवश्यकता है। और दूसरा ये जो कॉरिडोर बनना चाहिए, जो जैसे हाथियों के कॉरिडोर के लिए बात चल रही थी, कोरबा से बहुत पुरानी योजना है पर वो बनती नहीं दिखी आज तक के। तो ये कॉरिडोर क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्यों नहीं हम वन्य प्राणियों को उनके क्षेत्र तक के सीमित करके वहां पर उनके लिए पानी या फूड की व्यवस्था, उनका जो हैबिटेट है उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, पिछली सरकारों में कोशिश हुई और हम लोग भी अभी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेमरू प्रोजेक्ट पे। और लगातार क्योंकि लगभग हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 350 हाथियों का यहाँ पर रहवास है, और इसको लेकर के हम जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर के माध्यम से वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनके विचरण की व्यवस्था, सब चीज़ की व्यवस्था हम पर्याप्त तरीके से करें, ये हमारी कोशिश है और अपन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन हमारा विश्वास है कि उसमें हम पूरा कर लेंगे। इस समय पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू है, सहकारिता भी आपके पास में है। आरोप लगते हैं कि सहकारिता में चीज़ें जो है धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ियाँ होती हैं, दूसरे जगह का धान खरीद लिया जाता है, उड़ीसा से धान आता है। ये क्या है और ये क्यों नहीं रुक पा रहा? ये सालों से सुन रहे हैं। देखिए, पिछले सत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 147 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है, और उससे पहले सत्र में लगभग 107 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। तो आप सोचिए कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। और वर्तमान में भी आज के डेट तक लगभग 110 से 112 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। और स्वाभाविक है कि कुछ हमारे बॉर्डर क्षेत्र हैं, तो बॉर्डर क्षेत्र से भी कुछ लोग आकर के यहाँ पर धान की कीमत अच्छी मिल रही है। और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो देश में सर्वाधिक धान की कीमत देता है। तो कुछ लोगों की कोशिश भी होती है कि इन क्षेत्रों में आकर के वो अपना धान यहाँ पर बेच करके जा सके, लेकिन उस पर भी हमारे सरकार के माध्यम से पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि उन सीमावर्ती क्षेत्रों में धान अवैध तरीके से यहाँ पर ना आए, और इसके लिए वहाँ के कलेक्टरों को भी निर्देशित किया गया है। बहुत धन्यवाद जी केदार सर आपका कि आपने हमारे आग्रह पर कुछ देर चर्चा की और बहुत ही सार्थक बातें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे आईबीसी परिवार को और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, उनके दिशा निर्देश पर जैसा हमारा कांकेर जिला का कायाकल्प हो रहा है, मैं बधाई देता हूं पूरे कांकेर जिले वासियों को। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी को कि उनके नेतृत्व में कांकेर उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। बहुत धन्यवाद अरुण भी, आपका भी।